रिटायरमेंट शुड बी अ चॉइस, नॉट अ कंपल्शन। रिटायरमेंट कॉर्पस को अचीव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको एक वे आउट बता देते हैं कि आप अगर ऐसा करेंगे तो यू विल गेट योर डिजायर्ड रिटायरमेंट कॉर्पस एट योर डिजायर्ड रिटायरमेंट एज। तो मैं रिटायरमेंट को रिटायरमेंट न मान करके मानता हूं कि ये आपकी लाइफ की सेकंड इनिंग होती है। हाय, वेलकम, नमस्ते। दिस इज चैनल BFC बेसिक फंडे क्लियर हैं और मैं हूं आपकी होस्ट काव्या। एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जहां हम बात करते हैं फिनेंस से रिलेटेड टॉपिक पर, फिर चाहे वो टैक्स प्लानिंग हो, रिस्क प्लानिंग हो या हो वो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। आपके सवालों के जवाब देते हैं हमारे एक्सपर्ट। और एक बार फिर से इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़े हैं सुनील जी। वेलकम ऑन द शो सर। एंड हमने लास्ट एपिसोड्स में भी सुनील जी से काफ़ी बातें करी हैं म्यूचुअल फंड्स के टॉपिक पे, चाहे वो रिस्क प्लानिंग हो या लास्ट एपिसोड में जैसे हमने रिस्क प्लानिंग और टैक्स प्लानिंग जैसे टॉपिक्स कवर किए थे, और म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, NFO क्या होते हैं, क्लोज एंडेड फंड्स क्या होते हैं। अगर आपकी भी ऐसी कोई क्वेरीज हैं तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाएं और देखें। आपके क्वेश्चन के आंसर्स आपको ज़रूर मिलेंगे। आज के एपिसोड में हम फिर से काफ़ी सारे टॉपिक्स लेकर आए हैं आपके लिए फिनांस से रिलेटेड, जिन पे हम बातचीत करेंगे, सवालों के आंसर जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, सुनील जी पिछले 20 साल से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, BFC कैपिटल के CEO हैं और साथ में एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी हैं। सर, एक बार फिर से वेलकम। एंड आपने अपना इतना कीमती समय निकाला हमारे इस शो के लिए, हमारे व्यूअर्स की क्वेरीज रिजॉल्व करने के लिए। आज का पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे हमने लास्ट टाइम टैक्स प्लानिंग के बारे में आपसे बात करी थी, तो मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि टैक्स प्लानिंग में और भी कोई तरीके होते होंगे टैक्स सेव करने के? हाँ, कुछ तरीके और हैं जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखे हैं। यूजुअली जो अभी तक हमने बात की वो हमने 1.5 लाख रुपए जो ATC की लिमिट है उसकी बात की, ELSS की बात की। कुछ थोड़े से तरीके और हैं जिसके तहत हम 1.5 लाख के बियॉन्ड भी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। जो उसमें सबसे प्रोमिनेंट तरीका है वो NPS का है, जो कुछ समय पहले एक न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसमें अगर आप अपना NPS अकाउंट खोलते हैं तो आप सेक्शन 80C CCD के अंतर्गत 50,000 पर एनम का जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो आप एडिशनल क्लेम कर सकते हैं एज टैक्स डिडक्शन। तो इफ़ यू आर इन हाईएस्ट स्लैब दैट इज 30%, तो ऑलमोस्ट 15,000 का एडिशनल आप टैक्स सेव कर सकते हैं। इसके बियॉन्ड बहुत ज़्यादा लिमिट नहीं है। हमारे वो दर्शक या हमारे वो इन्वेस्टर्स जिनको हाउसिंग लोन लेना है या जो हाउसिंग लोन ले चुके हैं उनको, उनके पास एक फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी हुई है कि वो साल का 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट ऑन देयर हाउसिंग लोन वो उस पर क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो सपोज़ आप 50,000 रुपये महीने की EMI पे कर रहे हैं और आपने साल में 6 लाख रुपए का अपनी EMI पे की, उसमें अगर सपोज़ आपका 2.5 लाख रुपए का आपका इंटरेस्ट है, बाकी आपका कैपिटल है, तो उस 2.5 लाख रुपए में से 2 लाख तक का आप अपनी इनकम में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सो एक ये तरीका है। इसके बियॉन्ड बहुत ज़्यादा तरीके गवर्नमेंट ने नहीं छोड़े हैं टैक्स बचाने के। हालांकि अभी अगर आपने सुना होगा कि कुछ समय पहले गवर्नमेंट एक नई न्यू टैक्स रिजीम लॉन्च की है। तो वो टैक्स रिजीम कहती है कि अगर आप उस टैक्स रिजीम में जाते हैं तो आपको बिना किसी सेविंग के आपकी जो इनकम है वो 7 लाख रुपए तक टैक्स फ्री हो सकती है। तो इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम देन आप 7 लाख रुपए तक की इनकम पे आप अपना टैक्स को बिना कुछ टैक्स दिए हुए आप इंजॉय कर सकते हैं। इसके बियॉन्ड और कोई बहुत ज़्यादा तरीके नहीं हैं। छोटे छोटे तरीके हैं, जैसे कि आप हाउसिंग, आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पे आप जो प्रीमियम देते हैं वो सेक्शन 80D के अंतर्गत आप क्लेम कर सकते हैं, उसकी भी लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं। तो ये मोटा मोटा है जो आप 80C की लिमिट के बियॉन्ड भी टैक्स बचा सकते हैं। काफ़ी अच्छी जानकारी दी सर आपने। और जैसे कि हम लास्ट एपिसोड में मनीष जी की फाइनेंशियल जर्नी के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने टैक्स प्लानिंग और रिस्क प्लानिंग के बारे में बात करी थी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि मनीष जी की फाइनेंशियल जर्नी में अगला स्टेप क्या हो सकता है। अगला स्टेप जो मैं कहूँगा वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज वो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ जो लाइफ का होता है उसके बारे में है, दैट इज़ रिटायरमेंट। सो मैं रिटायरमेंट को रिटायरमेंट न मान करके मानता हूँ कि ये आपकी लाइफ की सेकंड इनिंग होती है। जैसे हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्रिकेट का टेस्ट मैच देखा होगा, वहाँ पे 2 इनिंग्स होती हैं।
जितनी इंपॉर्टेंस हमारी फर्स्ट इनिंग रखती है उतनी ही इंपॉर्टेंस सेकंड इनिंग रखती है। तो बीइंग अ गुड कैप्टन, आपको अगर मैच जीतना है तो आपको अपनी दोनों इनिंग्स को वेल प्लान करना होता है। तो अगर आपने एक इनिंग प्लान की दूसरी छोड़ दी तो डेफिनेटली आपको मैच नहीं जीत पाएंगे। उसी तरह से अपनी आपकी जो लाइफ का जो मैच है उसको अगर आप प्रॉपरली जीतना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी दोनों इनिंग प्लान करनी होंगी। आज की डेट में थोड़े से चेंजेस और आए हैं। अगर आपने पढ़ा हो कि अब पहले जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स के पास में फिक्स्ड पेंशन होती थी, अब तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के पास भी फिक्स पेंशन नहीं है। तो अगर आपकी लाइफ ऐसी है, आपका स्ट्रक्चर ऐसा है लाइफ का जिसमें आपके पास कोई फिक्स पेंशन या इस तरह की ऑप्शन नहीं है, तो डेफिनेटली यू शुड प्लान योर रिटायरमेंट लाइफ और योर सेकेंड इनिंग वेरी वेल इन एडवांस एंड अच्छे तरीके से वो प्लान करना चाहिए। तो रिटायरमेंट प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसको ज़रूर प्लान करना चाहिए। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करें, सो दैट आप अपनी सेकंड इनिंग को भी उतना ही अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे जितनी आपने फर्स्ट इनिंग की है। सर, यहाँ पे एक छोटा सा सवाल ये निकल के आता है कि रिटायरमेंट कॉर्पस जो होता है, जो फंड हमें रिटायरमेंट के लिए जोड़ना है, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे और उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए, रिटायरमेंट फंड जोड़ने के लिए हमको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल्स पे ध्यान देना होता है। अगर मुझे एसेस करना है कि मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस कितना है, होना चाहिए, तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी आज की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, बेसिक कॉस्ट ऑफ लिविंग, वो क्या है। मुझे वो पता होना चाहिए। मेरे ख्याल से हर आदमी को पता होती है कि आप एक्चुअली अपनी आज की लाइफ को, ऐसी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए कितना स्पेंड करते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपकी एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट एज क्या है। यूजुअली हो सकता है कि आप ऐसी जॉब में हों जहाँ पे एक फिक्स रिटायरमेंट एज हो सकता है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेसमैन हैं, तो हो सकता है कि आपके कोई फिक्स रिटायरमेंट एज ना हो। फिर भी एक जनरल रिटायरमेंट एज मानी जाती है कि 60-65 के बाद आदमी ईजी वे में लाइफ लीड करना चाहेगा, तो वो एक रिटायरमेंट एज 60 का एक पैमाना माना जाता है कि आप 60 के बाद आप रिटायर्ड लाइफ लीड करना चाहते हैं। तो आपको अपना पता होना चाहिए कि आपकी इंटेंडेड या एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट एज क्या है। तीसरी चीज़ एक ऐसी है जो कि आप एसेस ही कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, दैट इज़ योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी आफ्टर योर रिटायरमेंट। सो ये फिक्स नहीं हो सकता क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसी की फिक्स नहीं होती। फिर भी एक अगर जनरल डेटा देखें तो आज की डेट में जिस तरह की आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह की हम लाइफ लीड करते हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आदमी आराम से 80-85 साल तक जिंदा रहता है। तो अगर रिटायरमेंट के बाद में आप उम्मीद करते हैं कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 25 या 30 साल है, तो एक आपको वो फैक्टर पता होना चाहिए। इसके बियॉन्ड आपको कुछ और बेसिक पैरामीटर्स अगर आपको पता है तो आपको आपका रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। जैसे कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन क्या है, आपके प्री रिटायरमेंट और पोस्ट रिटायरमेंट आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो रिटर्न क्या फेच करेंगे। इस तरीके से कुछ अगर बेसिक पैरामीटर्स आपको पता है तो विद द हेल्प ऑफ सर्टन कैलकुलेटर्स जो आज की डेट में मार्केट में क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं, उनकी हेल्प से आप अपना एक रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट कर सकते हैं। और कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो वो आपको ये भी बता देते हैं कि इस रिटायरमेंट कॉर्पस को अचीव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आपको एक वे आउट बता देते हैं कि आप अगर ऐसा करेंगे तो यू विल गेट योर डिजायर्ड रिटायरमेंट कॉर्पस एट योर डिजायर्ड रिटायरमेंट एज। तो दीज आर सम बेसिक पैरामीटर्स। सर, आपकी ही वेबसाइट पे मैंने एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि रिटायरमेंट इज अ चॉइस। तो इस पे आपका क्या व्यू पॉइंट है? डेफिनेटली रिटायरमेंट शुड बी अ चॉइस, नॉट अ कंपल्शन। बिकॉज आपको अगर कंपल्सरली रिटायर होना पड़ता है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, इस तरह की किसी स्ट्रक्चर में है, तो डेफिनेटली एक डेट आएगी जबकि आपका एम्प्लॉयर आपको कहेगा थैंक यू और कहेगा आपको कल से आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने बेनिफिट्स लें और चले जाएं। लेकिन अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ या हो सकता है कि मैं उसके पहले भी चाहूँ कि मैं रिटायरमेंट ले लूँ, तो इट शुड बी माई चॉइस, नॉट कंपल्शन ऑन मी। तो वो तभी हो सकता है जब मैं अपनी सेकेंड इनिंग जिसकी मैंने बात की वो मेरी सिक्योर है। मैं क्यों काम करूँगा? आज आप काम कर रहे हो, हम काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, अपने फैमिली को एक स्ट्रक्चर देना है। तो अगर मेरे पास उतने फंड्स हैं तो मैं डेफिनेटली उन फंड्स से जो मुझे रिटर्न्स फेच करेंगे मैं उसके बेसिस पे अपनी लाइफ लीड कर सकता हूँ। तो ये तभी हो सकता है जब आपकी सेकेंड इनिंग वेल प्लान्ड है। इफ़ इट इज़ वेल प्लान्ड देन आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप एक्टिव रहेंगे, लेकिन आपको अर्न करने के लिए रोज मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने उन फंड्स के बेसिस पे, उस रिसोर्सेज के बेसिस पे अपनी
चॉइस के हिसाब से अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल आपने पढ़ा है वो आर्टिकल यही कहता है कि रिटायरमेंट लाइफ आपके ऊपर बोझ नहीं होनी चाहिए, कंपल्शन नहीं होना चाहिए। आप जब चाहें तब रिटायर होना चाहें, आपकी चॉइस होनी चाहिए, लेकिन वो तभी हो सकता है जब आप जल्दी से जल्दी और अच्छे तरह से अपने रिटायरमेंट लाइफ को प्लान करेंगे। सर एक छोटा सा सवाल यहाँ पे निकल के ये आता है कि सपोज कोई व्यक्ति है जो 50 साल का है, उसने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग 50 साल में स्टार्ट करी, और कोई व्यक्ति है जिसने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग 25 साल में या 30 साल में स्टार्ट कर दी, तो क्या दोनों की प्लानिंग में कुछ डिफरेंस होगा? बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। एक हम कहते हैं ना शुभ से शीघ्रम, तो आपकी जो रिटायरमेंट लाइफ है वो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना जल्दी और जितना अच्छे से प्लान करेंगे आपके रिजल्ट्स उतने ही अच्छे आएंगे। आपने जो एग्जांपल जो आपने सवाल किया कि अगर कोई आदमी 30 साल का है वो प्लान कर रहा है, वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति 40 साल का है या 50 साल का है वो प्लान कर रहा है, तो उसके रिजल्ट्स में क्या डिफरेंस आएगा, मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप 30 साल के हो और आपकी एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स है और आपने प्लान किया कि नहीं मैं जो है अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करता हूँ, तो होगा क्या कि अगर सपोज एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, आपने 3,000 रुपये पर मंथ की सेविंग आपने शुरू की, तो डेफिनेटली आपके पास जो हॉराइजन होगा वो 30 साल का होगा। तो आपको कुछ आइडिया है कितना पैसा आप इकट्ठा कर पाएंगे अप्रॉक्सीमेट एट द एज ऑफ योर रिटायरमेंट, या दैट इज 60 ईयर्स? एनी गेस? सर अच्छा हेफ्टी अमाउंट हो जाएगा। हेफ्टी अमाउंट होगा। एक कैलकुलेशन अगर मैं मानूं कि आपके रिटर्न्स 15% ऑन एन एवरेज, जो कि मार्केट में अगर हम म्यूचुअल फंड की कई सारी स्कीम्स हैं तो इवन बिगर रिटर्न्स देती हैं, हम 15% का भी थ्रेशोल्ड अगर लेते हैं, तो with the investment of 3,000 rupees per month for 30 years, you will get around 2 crores of rupees as your retirement corpus. वहीं पे अगर आपने अपनी प्लानिंग को 10 साल डिले किया तो आपको पता है कितना सेटबैक लगेगा? With the same amount of monthly savings, you will get around 44 lakh rupees. यानी कि अराउंड 25% आपका कॉर्पस रह जाएगा। वहीं आपने इस डिसीजन को 10 साल और डिले कर दिया, यानी कि आपने 50 साल पे आप जागे और आपने सोचा अब हम अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं। जब 50 साल के हो जाते हैं, बाल पकने लगते हैं, तो सोचते हैं कि अब हम अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करें। तो आप, चूंकि आपके पास रिसोर्सेज तो उतने ही होंगे, मैं प्रिज्यूम करता हूँ आपने तब भी अगर 3,000 रुपये महीने ही आपने सेव किए, तो आपके पास 60 साल पे समवेयर अराउंड 8 लाख रुपीस ही होंगे, जो कि डेफिनेटली इनसफिशिएंट होंगे आपके रिटायरमेंट लाइफ को प्रॉपरली फंड करने के लिए। तो जितना जल्दी आप करेंगे विद द सेम अमाउंट ऑफ सेविंग्स यू विल गेट ह्यूज कॉर्पस। सो जितना जल्दी आप प्लान करेंगे वही आपके लिए बेहतर रहेगा। थैंक यू सो मच सर। व्यूअर्स, आपने हमारे एक्सपर्ट से जान लिया कि रिटायरमेंट प्लानिंग जल्दी से जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए, तो आप भी जाइए और अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग आज ही स्टार्ट करिए। सर अगला क्वेश्चन हमारे पास एक व्यूअर का आ रहा है, एंड ये रुचि जी हैं, हमारे साथ गुजरात से जुड़ी हैं। इनका सवाल आया है कि आपने हमें इतने सारे म्यूचुअल फंड की चीज़ें बताई हैं, लेकिन हम अपने लिए राइट स्कीम कैसे चूज कर सकते हैं? नमस्कार रुचि जी, सवाल आपका काफ़ी अच्छा है। देखिए, राइट स्कीम चूज करने से के लिए आपको कुछ चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है। दूसरी चीज़ यह है कि आप ये इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए कर रहे हैं। समय का पता होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप चाहे वो डिसीज़न खुद लें या आपका कोई एडवाइज़र आपको हेल्प कर रहा है, जब तक आप उसको ये नहीं बताएंगे कि ये इन्वेस्टमेंट मुझे कितने समय के लिए करना है या मेरा जो इंटेंडेड गोल है वो कितने समय का है, तब तक आप सही सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए समय का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी कभी किसी एडवाइज़र के साथ बैठेंगे, कंसल्टेंट के साथ बैठेंगे, तो वो ज़रूरी है बेसिक क्वेश्चन करेगा कितने समय के लिए आपको लगाना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, हालांकि ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी होता है, कि आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो क्या है। बिकॉज इस सवाल का जवाब जनरली आदमी गलत देता है, क्योंकि खुद नहीं पता होता लोगों को कि उसका रिस्क एपेटाइट क्या है। तो देयर अगेन मैं कहूँगा कि थोड़ी सी आप जो है वो टेक्नोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं। देयर आर सर्टन रिस्क प्रोफाइलर्स, जहाँ पे कुछ बेसिक सवालों के अगर आप ऑनेस्ट आंसर देंगे तो एक आपको टेंटेटिव आइडिया मिल जाएगा कि आपका रिस्क एपेट्यूट क्या है। तो होगा क्या कि अगर आपके पास ये 2-3 चीज़ें पता हैं, आपको पता है आपका गोल क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है,
तो इसके बेसिस पे आपको मदद मिल सकती है एक सही स्कीम चुनने की। हालांकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको मिल जाएंगे वेबसाइट्स पे या डिफरेंट एप्लीकेशंस पे, जहां पे आपको वो इन बेसिक सवालों के बेसिस पे आपको कुछ स्कीम सजेस्ट कर देंगे। लेकिन फिर भी जहां पर ऑटोमेटेड एडवाइस होती है वो उसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि इफ़ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट अ राइट स्कीम, देन आप एक किसी कंसल्टेंट के साथ बैठें, वो आपकी फैमिली, आपका सोशल सारे स्ट्रक्चर को जानने के बाद में और आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन, आपके रिस्क एप्टीट्यूड को असेस करने के बाद में आपको एक प्रॉपर एडवाइस कर पाएगा कि कौन सी स्कीम आपके लिए सूटेबल रहेगी। और साथ ही साथ वो ये भी देख पाएगा कि अगर वो जो आपने जब आप इन्वेस्टमेंट अपना शुरू करेंगे तो रेगुलरली वॉच कर पाएगा कि वो स्कीम कैसा परफॉर्म कर रही है। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आपने आज जो डिसीजन ले लिया वो अगले 25 साल के लिए फिक्स हो गया, बीच में आपको रिव्यू की भी ज़रूरत होगी। तो अगर आपके पास ऐसा कोई कंसल्टेंट है तो डेफिनेटली वो आपको पीरियोडिकली आपके पोर्टफोलियो को देख करके आपको रिव्यू करके बताता भी रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये तरीका आपको अडॉप्ट करना चाहिए। वी होप रुचि दी दैट आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। व्यूअर्स, अगर आपके पास भी ऐसे कोई सवाल हैं जिनके जवाब आप हमारे एक्सपर्ट से चाहते हैं तो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप चाहे तो हमें वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, हम अगले एपिसोड में उन्हें टेकअप ज़रूर करेंगे। सुनील जी, आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं और सवालों का सिलसिला समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे व्यूअर्स की क्वेरीज को रिजॉल्व किया। एंड व्यूअर्स, stay tuned and do not forget to like, share and subscribe our channel BFC ताकि आपके भी बेसिक फंडे क्लियर होते रहें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड नमस्कार। नमस्कार।